Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और आज जैसे कि हम सब जानते हैं आज हो गया है आपका 12 फरवरी और आज यानी कि 12 फरवरी का आपका एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसमें पूछे गए गाइस जितने भी जीके जीएस एंड इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस हैं जो कि आज आपके पेपर में आए हैं वो सारे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज इफ यू हैव गिवन द एग्जामिनेशन या फिर आप में से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि पेपर दे चुके हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो गाइज इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग एनी क्वेश्चन दैट यू थिंक शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो तो प्लीज उसको भी कमेंट कर दीजिएगा सो दैट दी अदर कैंडिडेट्स कम टू नो अबाउट इट एंड उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। ठीक है, अब बात करें गाइज एमटीएस की, तो एमटीएस का जो पेपर होता है वो कितना क्रूशियल होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप चाहते हैं इस तरह की कुछ क्लरिकल पोस्ट के साथ जुड़ना, ऐसे हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, ऐसे अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं उनके साथ जुड़ना तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लियर अप विद दिस मल्टीटास्किंग। ये जो आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकाली जाती हैं, अलग अलग जगहों के लिए भी निकाली जाती है इन ऑर्डर टू ईज द होल फॉर्मेट हाउ इट इज बीइंग डन। ठीक है, वो सारी चीज आप जानते ही हो, तो आई वुड नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम डिस्क्राइबिंग दोज थिंग्स। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, पैटर्न क्या रहता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ अपने अलग वीडियो में। सो इफ यू हैवंट चेक दैट आउट येट तो प्लीज एमटीएस के वो वाले वीडियोस भी जरूर से देख लेना सो दैट आपको उनसे रिलेटेड चीजें भी पता पड़ जाए। ठीक है, अब कमिंग बैक टू टुडेज क्वेश्चन पेपर के, अगर हम लेवल की बात करें तो आज का जो लेवल रहा है एग्जामिनेशन का इस फर्स्ट शिफ्ट के, अगर मैं पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो गाइज इट वाज मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर। पेपर काफी ज्यादा बच्चों ने बताया, जो भी हमें सेंटर पर मिले थे उन बच्चों के द्वारा हमें जो पता पड़ा है वो यही है कि पेपर काफी ज्यादा बैलेंस्ड फॉर्म में था। ना तो बहुत ज्यादा टफ रहा है ना ही बहुत ज्यादा इजी रहा है, सो अ बैलेंस्ड काइंड ऑफ डिफिकल्टी लेवल आई वुड से। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि मैं हर बार आपको रिक्वेस्ट करती ही हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे हिट कर देना जिससे कि आपको मिलते रहें इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और हमको मिले आपकी तरफ से थोड़ा सा दिया हुआ प्यार और मोटिवेशन गाइस, जिससे कि हमें रोज रोज इस तरह के और आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग। अब जल्दी से अपन वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आज के पेपर में पूछे गए, क्या वो आसान थे, टफ थे, क्या थे। लेट्स चेक आउट। ओके, सबसे पहला अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा इल्सा से रिलेटेड है। इल्सा का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, इल्सा से मैं बोलना चाहूंगी, आप में से जितने भी बच्चे इल्सा का फुल फॉर्म जानते हैं जरूर से कमेंट करके बताइए, आई रियली वांट टू नो इफ यू गाइज आर अवेयर ऑफ इट। सो क्वेश्चन जो पूछा गया था आपको वो ये था दैट व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इल्सा पेलोड अटैच्ड टू द चंद्रयान 3 लैंडर। हम आप जानते ही हैं चंद्रयान 3 हमारा मतलब इंडिया के लिए कितना ज्यादा सक्सेसफुल मिशन रहा है जो कि हमने लास्ट ही अचीव करा है। तो गाइस जब ये चंद्रयान 3 हो रहा था तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर मून पे पहुंचाया गया था उसके साथ एक पेलोड अटैच किया गया था जिसका नाम है इल्सा पेलोड। तो आपसे पूछा ये गया था कि इस पेलोड को अटैच जो किया था, जिसको मून पर भेजा गया है चंद्रयान मिशन में, तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, क्यों उसको अटैच करा गया है। सो गाइस इल्सा बेसिकली क्या कर रहा है, उसको क्यों भेजा गया है, उसको इसीलिए भेजा गया है कि किसी भी तरह की भूकंपीय, जिसको हम बोलते हैं सीस्मिक एक्टिविटी जो होती है, ठीक है, किसी भी तरह की अगर कुछ भी ऐसा है जो कि अर्थक्वेक का साइन दे रहा है मून पर, उसके लिए इसको अटैच करा गया है। सो आपको एक ऑप्शन गिवन था कि टू डिटेक्ट सीस्मिक एक्टिविटीज ऑन मून, तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। भूकंपीय वहां पे किस तरह से एक्टिविटीज कैसे चलती हैं वो सब कुछ डिटेक्ट करने के लिए इल्सा पेलोड अटैच करा गया है चंद्रयान 3 लैंडर के साथ। Okay, next is how many private commercial banks were nationalized in the year 1969 in India? So guys 1969 में काफी सारी बैंक्स जो हैं उनको नेशनलाइज किया गया था
इंडियन का जो बैंकिंग स्टैंडर्ड होता है उसके बेसिस पर उनको काफी ज्यादा स्टैंडर्डाइज करके पूरा नेशनलाइज किया गया था। सो क्वेश्चन आपसे पूछा ये गया था कि ऐसी कितनी बैंक्स थी, ठीक है, व्हाट वाज द टोटल नंबर। नंबर आपको एग्जैक्टली बताना है। तो टोटल नंबर जो रहा है उन बैंक्स का जो कि 1969 में नेशनलाइज करी गई हैं, ठीक है, वो है 14 बैंक्स। उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 14, क्योंकि 14 बैंक्स ऐसी हैं जो कि नेशनलाइज हुई थी 1969 में। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। सॉरी। सॉरी, गॉड माय थ्रोट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि समी डांस, गाइस डांस फॉर्म से रिलेटेड, फोक डांस हो गए, फोक म्यूजिक हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चैनल पर फोक डांस से रिलेटेड, फोक म्यूजिक से रिलेटेड भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप प्लीज जरूर से देखिएगा, आपकी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो समी डांस होता है ये एक फेमस फोक डांस है किस पर्टिकुलर इंडियन स्टेट का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब। ओके, नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ सल्बाई साइन। तो गाइस ट्रीटी ऑफ सल्बाई जो है ये आपकी साइन हुई थी 1900 सॉरी 1782 में, ठीक है। एंड आई रिमेम्बर इट हैपन टू बी साइंड बिटवीन जो ब्रिटिशर्स थे वो और वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के उस टाइम पे, आई थिंक बिटवीन दीज टू ये जो ट्रीटी ऑफ सल्बाई है ये साइन किया गया था इन द ईयर 1782। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो गाइज हमारे ह्यूमन बॉडी का एक कोऑर्डिनेटिंग पार्ट होता है, वो होता है ब्रेन, ठीक है। आवर ब्रेन इज द होल एंड सोल कोऑर्डिनेटर ऑफ आवर बॉडी, जो ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी पूरे शरीर को कोऑर्डिनेट करता रहता है, सिग्नल्स भेज के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कंट्रोल करके चीजों को मॉनिटर करके, है ना। तो ब्रेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Okay, next is, in which year was the first national judo championship organized? तो इंडिया में सबसे पहली जो नेशनल जूडो चैंपियनशिप जो है वो ऑर्गेनाइज हुई थी 1966 में। तो 1966 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, हु आर द प्राइमरी ऑफिशियल्स प्रेजेंट ऑन द मैट टू कंडक्ट एन ऑफिशियल रेसलिंग बाउट। तो इसको जब कंडक्ट करवाया जाता है तो गाइस प्राइमरी ऑफिशियल्स जो कि मैट पे प्रेजेंट होते हैं वो तीन लोग होते हैं। अब मैं बात करूं कि वो तीन कौन इंपॉर्टेंट होते लोग होते हैं, तो जिसमें नंबर वन पे तो आ जाएगा रेफरी, ठीक है। रेफरी इज द फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट देयर ऑन द मैच जो कि इस पर्टिकुलर गेम को इस तरह से ऑफिशियली कंडक्ट करवाता है। सेकंड होगा जज और तीसरा होगा मैच चेयरमैन। ओके, नेक्स्ट है, विच इज अ पेनिनसुलर रिवर। महानदी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको और भी ऑप्शन थे, आई थिंक गंगा वाज गिवन, ब्रह्मपुत्र वाज गिवन, लाइक ये जो हिमालयन रिवर होती हैं उनके नाम दे रखे थे, लेकिन नो, दे आर नॉट पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर में नाम आता है महानदी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच लैटिट्यूड्स डू द ट्रेड winds blow in the southern hemisphere। तो ट्रेड विंड्स की अगर मैं बात करूं सदर्न हेमिस्फेयर में तो वो 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक ब्लो करती है साउथ की तरफ, ठीक है। तो 0 to 30 डिग्री। अब 0 to 30 डिग्री नॉर्थ भी गिवन था, आई थिंक ऑप्शन ए गिवन था, तो बहुत सारे बच्चों ने वो भी टिक कर दिया, लेकिन लेट मी जस्ट टेल यू, सिर्फ 0 to 30 डिग्री याद रखना जरूरी नहीं था, 0 to 30 डिग्री साउथ याद रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि 0 to 30 डिग्री साउथ आपका करेक्ट आंसर होगा। ये वो एल्टीट्यूड है जिसके बीच में जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो सदर्न हेमिस्फेयर में ब्लो करती है, फ्लो करती है। ओके, नेक्स्ट है द फेमस हवा महल ऑफ जयपुर। इफ यू गाइस आरंट अवेयर, जो जयपुर है वहां पर एक बहुत ही ज्यादा फेमस महल है जिसका नाम है हवा महल, ठीक है। आपसे पूछा ये गया था कि ये जो फेमस हवा महल है ये प्राइमरीली किस भगवान जी को डेडिकेट करता है, किस लॉर्ड को, किस गॉड को डेडिकेट करता है। तो गाइज इसमें करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कृष्णा। रीजन बीइंग कि इसकी जो
इमारतें बनी हुई है ना, आई एम सो सॉरी, ये जो 4-5 फ्लोर की जो इमारतें बनी हुई है ना हवा महल की, वो कुछ इस तरह की शेप उसको दिया गया है दैट इट लुक्स लाइक द क्राउन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इसीलिए लॉर्ड कृष्णा आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट आपको एंटोनिम पूछा था डिसगस्टिंग का। सो डिसगस्टिंग इज समथिंग व्हिच इज नॉट लाइकेबल, बहुत गंदा, एक होता है ना घृणात्मक नजरों से जिसको आप देखते हो, घृणा काइंड ऑफ, यस घृणात्मक, राइट। तो डिसगस्टिंग का एंटोनिम होगा आपका डिलाइटफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मंथ इज द फेस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन गोवा। तो ये आपका मनाया जाता है दिसंबर के महीने में गोवा में, सो दिसंबर मंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक कैटेगरी और स्टाइल ऑफ वेब सीरीज या फिर फिल्म हुआ या म्यूजिक हुआ कैरेक्टराइज्ड बाय अ पर्टिकुलर फॉर्म, पर्टिकुलर कंटेंट, पर्टिकुलर टेक्निक, उसको हम क्या बोलते हैं। तो इस तरह की चीजों को जॉनर बोला जाता है। ठीक है, काफी ज्यादा सिमिलर साउंडिंग कंटेंट जब रहता है तो जॉनर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट इज पदावली कीर्तन जो है ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है डिवोशनल म्यूजिक का जो प्राइमरीली एसोसिएटेड है किस पर्टिकुलर स्टेट से। तो गाइस पदावली कीर्तन जो है ये वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेट हुआ है। वेस्ट बंगाल का एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डिवोशनल म्यूजिक है जो कि वहां पर किया जाता है। सो वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. Who was the first recipient of Dada Saheb Phalke Award in 1969? तो guys 1969 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये देविका रानी को मिला था and yes she became the first recipient of this particular award ever since. Okay, next question. What is the scientific study of human behavior called? So scientifically एक term दिया गया है when we study human behavior की जो human tendency है वो किस तरह से act react करती है या फिर humans जो हैं वो किस तरह से act react करते हैं, तो उसके लिए एक साइंस में टर्मिनोलॉजी दिया गया है which is known as psychology. Psychology। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट इन विच ईयर वाज द सेंसस एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। सो सेंसस एक्ट की अगर हम बात करें तो इट हैपेंड टू हैपन इन द ईयर 1948 इन इंडिया। सो 1948 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इज विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड द सैटेलाइट जिसका नाम है चमरन फर्स्ट इन सितंबर 2024। तो ये ईरान के द्वारा किया गया है। ईरान इज दैट कंट्री जिसने सक्सेसफुली लॉन्च करा है इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को जिसका नाम है चमरन वन एंड इट हैपेंड इन द ईयर 2024 इन द मंथ ऑफ सितंबर। के आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, समवन हु कंप्लेन्स इन अ बैड टेम्पर्ड वे। ठीक है, आपको क्या कर रखा था, आपको चार ऑप्शंस दे रखे थे। ठीक है, उसमें आपको क्या करना था, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पिक करना था फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रेज। आई वुड से कि समवन हु कंप्लेन्स इन अ वेरी बैड टेम्पर्ड वे, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेरलियस। क्वेरलस जो होता है और उसकी करेक्ट स्पेलिंग ये हो जाएगी QUERULOUS। ये पर्टिकुलर इस तरह की ही सेम टू सेम जो स्पेलिंग आपको जिस भी ऑप्शन में गिवन थी वो आपको पिक करनी थी बिकॉज यू हैड टू चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर phrase.
ठीक है। नेक्स्ट आपको इसी तरह से अ प्लेस वेयर स्वीट्स एंड चॉकलेट्स आर सोल्ड। अब इसके लिए आंसर जैसे हम मैं बता रही हूँ कन्फेक्शनर्स है, ठीक है, कन्फेक्शनरी तो होगा, लेकिन आपको जो ऑप्शन में पिक करना था वो पिक करना था जिसमें करेक्ट आपको स्पेलिंग दे रखी हो। कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनर किसी ना किसी तरह से चारों ऑप्शन में गिवन था, लेकिन आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यूज करना था। तो एक ऑप्शन था जिसमें आपको आई बिलीव इट वाज बी, ठीक है, जिसमें आपको दे रखा था CONFECTIONERY। यहाँ पे भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो गए थे, बहुत से बच्चों ने CONFECTIONARY को भी सेलेक्ट कर दिया है, विच इज रॉन्ग। इट इज नॉट NA, इट इज NERY इन कन्फेक्शनरी। ठीक है। तो कन्फेक्शनरी बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो केक्स होते हैं, स्वीट्स होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, ये सब बेची जाती हैं। Okay, next up we have choose the word with correct spelling for that cannot be erased. जो something जिसको आप नहीं मिटा सकते हो, something आप जिसको dilute नहीं कर सकते हो, नहीं हटा सकते हो, उसके लिए आपको एक correctly spelt word ढूंढना था, and the correctly spelt word for that particular phase is indeniable। ठीक है, इनडिलायबल। सो इसकी आपकी करेक्ट जो स्पेलिंग आपको जो चूज करनी थी वो है INDELIBLE। ठीक है। इनडेलिबल, आई आई थिंक इनडेलिबल होना चाहिए ना, डिलायबल। ओके, वट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज, indelible or indelible, the correct spelling is INDELIBLE। Okay, so you have to pick this particular option. Okay, next we have according to the Indian census, the population is divided into how many main categories जो कि इकोनॉमिक स्टेटस के बेस्ड पे होता है। सो हमारी जो सेंसस सर्वे में पॉपुलेशन है उसको तीन अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, while having the graph of कैटेगरीज जो कि इकोनॉमिक स्टेटस पे बेस करेगी। ठीक है, तो बात करें ऐसी कितनी वो है, तो वो है तीन। ठीक है, नंबर थ्री, तीन ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पे उन्होंने वहां पे उसको डिस्क्राइब किया है और डिफरेंशिएट किया है। Okay, next is which two banks were merged into Union Banks of India in April 2010? तो ऐसी कौन सी दो बैंक्स हैं जो कि साल नॉट 10 सॉरी 2020 साल 2020 में, अप्रैल 2020 में मर्ज हुई थी। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो वो है आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। ये आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक ऐसी दो बैंक हैं जो साल 2020 में जो यूनियन बैंक है उसके साथ मर्ज हो गई थी। Okay, next is what is the title of biography of legendary Bollywood actor Prem Chopra? तो guys, I'm really very much sure कि आप सब जानते होंगे प्रेम चोपड़ा कौन है। ही इज अ renowned legendary Bollywood actor जो कि काफी अपने सारे नेगेटिव रोल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो उनकी जो बायोग्राफी है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, उसका जो टाइटल है वो टाइटल क्या दिया गया है, तो उसका जो टाइटल है वो दिया गया है प्रेम नाम है मेरा। ठीक है, जो कि उनका काफी फेमस डायलॉग भी रहा है, एंड इट हेल्स फ्रॉम द मूवी बॉबी आई बिलीव। बॉबी मूवी का ही ये डायलॉग है जिसमें वो बोलते हैं प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। ठीक है, तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, उनकी जो बायोग्राफी है, उसका भी नाम यही रखा गया है, प्रेम नाम है मेरा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई डिड सिद्धार्थ गौतम, यानी कि गौतम बुद्ध जो हैं, उन्होंने डिसाइड करा टू रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ एंड बिकम अ एस्थेटिक। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? सो ये बेसिकली इसीलिए हुआ क्योंकि जब वो इस डायरेक्शन में निकल गए थे टू रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ एंड बिकम एस्थेटिक, तो वो हुआ था क्योंकि वो जानना चाहते थे जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसके
कि सफरिंग्स जो हैं बेसिकली, उस सफरिंग्स के कॉज क्या है और उस सफरिंग के क्योर क्या है। ठीक है, जो भी ह्यूमन सफरिंग्स हैं, उस सफरिंग का जो कॉज है, जिसके कारण वो हो रही है वो, और उसका इलाज क्या है। सो बेसिकली वो इस पथ पे चले थे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर थिंग। Okay, next question. Which is an example of a non-contact force? Non-contact force एक ऐसी force है जिसमें आप बिना टच किए, बिना कुछ किए किसी चीज को मूव कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें हो जाता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसमें आपको ऑप्शन में गिवन था मैग्नेटिक भी और ग्रेविटेशनल भी। ठीक है, बोथ मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल। क्योंकि देखो, जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसमें भी यू डू नॉट हैव टू टच। ठीक है, आप सिर्फ एक मैग्नेट की यूज करके आप दूसरी मैग्नेट को या दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मूव कर सकते हो। सेम हैपेंस विद ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें भी आपको किसी भी चीज को कुछ टच करने की जरूरत नहीं है। इफ यू नो एनीथिंग इज फॉलिंग डाउन, तो उसमें अपने आप ही एक फोर्स लग जाती है जो कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें आपको किसी तरह की कोई ह्यूमन फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती। एवरीथिंग हैपेंस नेचुरली एंड नॉर्मली, सो बोथ मैग्नेटिक and gravitational force. So that's it guys, those were the very important GK, GS और इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 12 फरवरी के आपके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए। सो गाइस, इफ यू हैव गिवन द एग्जाम एंड यू आर अवेयर ऑफ सम क्वेश्चंस जो कि हो सकता है छूट गए हों, इस वीडियो में ना हो, क्योंकि जो कुछ भी मुझे स्टूडेंट्स के फीडबैक से मिला है क्वेश्चंस, वो सारे मैं इकट्ठे करके लाई हूँ आपके लिए। सो देर आर चांसेस कि वी कुड हैव मिस्ड आउट ऑन सम क्वेश्चंस, तो आप जरूर से वो शेयर कर दीजिएगा। वी विल ऐड बैक ऑल ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना और अपने यारों दोस्तों परिवारजनों को भी वीडियो भेज देना, उनका भी भला हो जाएगा। और उनसे चैनल सब्सक्राइब करवा देना, तो हमारा भी भला हो जाएगा। ठीक है, so that's it for today. Thank you so much for watching. We will see you in our next video.